नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जिन पर हमारा यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 51 के संदर्भ में महत्वपूर्ण टॉपिक यहां पर आपको प्रतिदिन मिलते हैं। तो आज का हमारा विषय है हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली में से एक शब्दावली मैंने ली है काव्य भाषा। मैंने देखा है कि इस विषय में बहुत कम नोट्स उपलब्ध हैं, तो कोशिश की है आप तक कुछ थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्य शायद पहुँच सके जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, अंत तक आप लोग लाइक भी नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आप लोग कर लीजिए। थोड़ा सा अब आप लोग का रिस्पांस अगर मिलता है वीडियो के लिए तो भी अच्छा भी लगता है उसको आगे ले जाने में। ठीक है, तो हमें पता है अभी तक परीक्षा की डेट नहीं आई है आप लोग, इसलिए थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं, लेकिन जैसे परीक्षा की डेट आने का इंतज़ार मत कीजिए, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट रखिए और पूरे वीडियो देखा करिए। अगर आप चाहते हैं कि हम डालें भी डेली, आप लोग का मैसेज कमेंट आता है कि आप डेली वीडियो डालिए, तो उसके लिए आप लोग को भी थोड़ा सा साथ में रहना होगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से अभी भी कोई हमारे रिवीजन बैच से जुड़ना चाहता है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलेगी, सभी जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे विषय को। हिंदी आलोचना की परिभाषित शब्दावली से हमारा विषय है काव्य भाषा का। अगर आप जुड़ना भी चाहते हैं इस कोर्स से तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के अपने टॉपिक को। काव्य भाषा शब्द की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। हैंड रिटेन नोट्स हैं यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। काव्य भाषा के संदर्भ में जो भी तथ्य हम आपको यहाँ पर देंगे, शुक्ल जी की रस मीमांसा के आधार पर हम वो तथ्य आपको यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। शुक्ल जी ने अपनी रस मीमांसा में काव्य भाषा शीर्षक से इस शब्दावली को परिभाषित किया है। ठीक है, तो ये एक आपके लिए महत्वपूर्ण विषय हो गया, टॉपिक हो गया, बिंदु हो गया। काव्य भाषा को परिभाषित करते हुए अगर बात करें काव्य भाषा क्या होती है, कैसे होती है, इस पर अगर बात करें तो काव्य भाषा की रचना सामान्य से जटिल होती है। मतलब जो लोक भाषा होती है वो सामान्य होती है, जो काव्य भाषा होती है उससे जटिल होती है। उसमें अर्थ की अनेक परतें होती हैं और काव्य भाषा नाद एवं बिंब में अवतरित रहती है। ठीक है, यानी कि काव्य भाषा नाद और बिंब में अवतरित रहती है। नाद और बिंब का होना इसमें मतलब ये इसमें सामंजस्य होता है। और अभिनव गुप्त ने काव्य भाषा को रस से अभिन्न माना है। ठीक है, आचार्य अभिनव गुप्त ने काव्य भाषा को रस से अभिन्न माना है। काव्य भाषा अधिक व्यंजक, अलंकृत, लाक्षणिक और चमत्कारिक होती है। कविता की भाषा में मानव की कल्पना में जो कुछ घटित हो रहा है उसे भी व्यक्त किया जा सकता है। यानी काव्य भाषा वो है जहाँ पर मनुष्य उसकी कल्पना में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका भी वर्णन वो उसमें कर सकता है। शुक्ल जी के अनुसार कहें, शुक्ल जी का एक कथन आता है, काव्य भाषा में गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। ये शुक्ल जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। शुक्ल जी कहते हैं काव्य भाषा में गोचर रूप विधान अधिक होता है। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। उस मूर्त विधान के लिए वह भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेती है। ठीक है, यानी शुक्ल जी के कहने का भाव कि वैसे उन्होंने कहा कि काव्य भाषा में गोचर रूपों का विधान होता है, लेकिन वो कहते हैं अगर अगोचर बातों और भावनाओं को भी कविता में व्यक्त करना हो तो उसके लिए कवि क्या करते हैं, स्थूल गोचर रूप में रखने के लिए, उस मूर्त विधान के लिए, यानी इस तरह का वर्णन करने के लिए वो लक्षणा कल्प जो शक्ति है उस भाषा की लक्षणा शक्ति से काम होता है, तब अगोचर चीज़ों को भी प्रस्तुत किया जा सकता है। काव्य भाषा की पहली ये विशेषता इन्होंने बताई, और शुक्ल जी अपनी रस मीमांसा में दूसरी विशेषता बताते हैं काव्य भाषा की। कहते हैं इसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप से व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं काव्य भाषा में। ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा जो मतलब जाति विशेष संकेत, जो जाति संकेत करते हैं, ऐसे शब्दों की अपेक्षा जो व्यापार सूचक शब्द होते हैं, शुक्ल जी कहते हैं काव्य भाषा में ऐसे शब्दों का चलन अधिक होता है। आगे शुक्ल जी तीसरी विशेषता बताते हैं काव्य भाषा की। शुक्ल जी कहते हैं तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास का होना। काव्य भाषा में वर्ण विन्यास का होना, ये शुक्ल जी तीसरी विशेषता बताते हैं। यानी उनका एक कथन है इसी में कि जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ कुछ सहारा लेती है।
ठीक है। तो वो वर्ण विन्यास को यानी संगीत का सहारा लेते। इसी के संदर्भ में शुक्ल जी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन आप लोगों ने सुना होगा, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, इसी काव्य भाषा के शीर्षक में ये कथन है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ठीक है। चौथी विशेषता बताते हुए काव्य भाषा की शुक्ल जी कहते हैं कि चौथी विशेषता यह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है काव्य भाषा में। जैसे कि गिरधर या मुरलीधर, मतलब अगर कहीं हमें हम किसी परेशानी में मुसीबत में घिरे हुए हैं तो हम कृष्ण के उस रूप को पुकारेंगे जहाँ पर उन्होंने लोगों की रक्षा की हो मुसीबतों से, जैसे वहाँ पर गिरधर रूप अच्छा होगा। ठीक है। मुरलीधर रूप उनका है जैसे चक्रपाणी वाला है, तमाम ऐसे उनके पर्याय हैं। तो जो जिस रूप जहाँ पर जैसा उसके रूप और गुण के अनुसार जिस कार्य का बोधक होता है उस आधार पर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वही बताते हैं कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर हम उनके रूप गुण या कार्य बोधक शब्दों का व्यवहार काव्य भाषा में किया जाता है। ये काव्य भाषा की उन्होंने चौथी विशेषता बताई है। इस प्रकार काव्य भाषा के संदर्भ में जो तथ्य हमने यहाँ पर एकत्र किए थे, उम्मीद करते हैं कुछ हद तक आपको उसके महत्वपूर्ण फैक्ट पहुँच चुके होंगे और वो परीक्षा में आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध होंगे। काव्य भाषा में क्या होती है, सामान्य भाषा कैसी होती है, किस तरह की कैसी क्या विशेषताएं बताई गई आचार्य शुक्ल के द्वारा, इनका विवरण हमने किया। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अंत तक, और इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। थैंक यू।